हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पर इजराइल हमास जंग के बीच 57 इस्लामिक देशों वाले ओआईसी की एंट्री बुलाई, तत्काल बैठक होगा कोई बहुत बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, क्या फैसला हो सकता है? सबसे पहले आपको अनुमानित वैल्यूज बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां पर हिजबुल्लाह हुआ शामिल तो इजराइल की खैर नहीं, हमास का हमदर्द बना ईरान, नेतन्याहू को दे दी खुली चेतावनी। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत की जीत से गदगद हुए इजराइल के राजदूत पाकिस्तान की हार पर कह डाली बहुत बड़ी बात, आप भी जानकर हो जाएंगे गदगद। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले कर दिया कुछ ऐसा कि हैरान हो गए पूरे भारत की जनता, कहने लगे यकीन नहीं होता। बताएंगे दोस्तों ऐसा क्या किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। जहां इजराइल हमास जंग के बीच 57 इस्लामिक देशों वाले ओआईसी की एंट्री बुलाई, तत्काल बैठक होगा कोई बहुत बड़ा फैसला। जी हां, इस्लामिक देशों के टॉप ग्रुप ने इजराइल गाजा युद्ध पर चर्चा के लिए सऊदी अरब में एक तत्काल असाधारण बैठक बुलाई है। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी सैन्य वृद्धि और गाजा में रक्षाहीन नागरिकों के लिए खतरे पर बात करना चाहता है। इस्लामिक शिखर सम्मेलन के मौजूदा सत्र की अध्यक्षता करने वाले सऊदी अरबिया ने बुधवार को जेद्दा में होने वाली बैठक के लिए सदस्य देशों को आमंत्रित किया है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में युद्ध को लेकर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। जी हां, ओआईसी ने वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा कि सऊदी अरब के निमंत्रण पर संगठन की कार्यकारी समिति गाजा और उसके परिवेश में बढ़ती सैन्य स्थिति के साथ साथ खतरे में पड़ने वाली बिगड़ती स्थितियों को संबोधित करने के लिए मंत्री स्तर पर एक तत्काल ओपन एंडेड असाधारण बैठक बुला रही है। ओआईसी 4 महाद्वीपों में फैले 57 देशों की सदस्यता के साथ संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। यह खुद को मुस्लिम जगत की सामूहिक आवाज बताता है। ओआईसी की तत्काल बैठक का आह्वान उस दिन आया है जब सऊदी अरबिया ने इजराइल के साथ संबंधों को संभावित रूप से सामान्य बनाने पर बातचीत निलंबित कर दी है। जी हां, इस्लामिक समिट के मौजूदा सत्र की अध्यक्षता करने वाले सऊदी अरबिया ने बुधवार को जेद्दा में जिस प्रकार से होने वाली बैठक के लिए सदस्य देशों को बैठक में बुलाया है, वाकई में दोस्तों अब देखने वाली बात होगी क्या ये मुस्लिम संगठन कोई बहुत बड़ा एक्शन लेते हैं इजराइल के खिलाफ या फिर क्या होता है इनका एजेंडा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल जो लग रहा है वो हमने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या ये ओआईसी का जो संगठन है दोस्तों, क्या वो इजराइल का कुछ बिगाड़ पाएगा? क्या लगता है आपको, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बड़ी खबर बता दें जहां पर हमास का हमदर्द बन गया ईरान, हिजबुल्लाह का नाम लेकर नेतन्याहू को देने लगा खुली चेतावनी, कह रहा है हिजबुल्लाह हुआ शामिल तो तुम्हारी खैर नहीं, यानी इजराइल की खैर नहीं। बता दे ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने खुले तौर पर कहा कि वो इजराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देगा। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो हमास के लिए इजरायली सेना से लोहा लेने के लिए सीधे जमीन पर उतर जाएगा। हमास को समर्थित देने की पुष्टि करते हुए हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नसीम कासिम ने कहा है कि जब सही समय आएगा तब उसका संगठन इजराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देगा। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग में अब तक 3200 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोनों के बीच जंग बीते 8 दिनों से जारी है। इजराइल का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के ग्रुप के पास लगभग 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं, जिनमें सटीक निर्देशित मिसाइलें भी शामिल है जो इजराइल में कहीं भी हमला कर सकती है। इसमें हजारों लड़ाके भी है जिन्होंने सीरिया के 12 साल के संघर्ष में भाग लिया था। ये दोस्तों बातें तब सामने आई है जब इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान की सीमा पर एक ड्रोन हमले में एक सेल मारा है जो इजराइल में घुसपैठी करने की कोशिश कर रहा था। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने सीमा पर 4 इजरायली ठिकानों पर कई रॉकेट दागे हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इजराइल से गाजा पर अपने हमले रोकने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो युद्ध मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में फैल सकता है और इससे इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब्दुल्लाहियन ने बेरूत में संवाददाताओं से कहा कि लेबनान का हिजबुल्लाह समूह युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं और इजराइल को जल्द से जल्द गाजा पर अपने हमले बंद कर देने चाहिए। बहरहाल दोस्तों, हमास का हमदर्द बनता दिखाई दे रहा है ईरान और इजराइल को देने लगा है धमकी। क्या हिजबुल्लाह से नेतन्याहू डर जाएंगे? क्या लगता है दोस्तों, आपको अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि जिस देश ने लगातार एक साथ तीन तरफ से घिर करके भी
जंग जीती हो, क्या वो हिजबुल्लाह जैसे आतंकी समूह से डर जाएगा? आपकी जो भी राय है दोस्तों बताइएगा जरूर। चलता अगली खबर की तरफ, जहां इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में भारत की जीत से गदगद हुए इजराइल के राजदूत। पाकिस्तान की हार पर कह डाली बहुत बड़ी बात। बता दे, भारत पाकिस्तान के बीच शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत की इस जीत पर दुनिया भर से बधाई मिल रही है, लेकिन इजराइल के राजदूत ने अनोखे अंदाज में बधाई दी। हाँ, इजराइल हमास के बीच चल रही जंग के बीच भारत में इजराइल के राजदूत ने नाओर गिलोन ने हिंदी में ट्वीट करके लिखा कि हमें खुशी है कि वर्ल्ड कप के भारत पाकिस्तान मैच में भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। हम हमारे भारतीय मित्रों द्वारा मैच के दौरान पोस्टर दिखाकर इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाने से हम बेहद भाव विभोर हैं। गिलोन का यह ट्वीट पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पर तंज माना जा रहा है। दरअसल रिजवान ने हैदराबाद में श्रीलंका के खिलाफ जीत गाजा के लोगों को समर्पित की थी। इस मैच में रिजवान ने शतक जमाया था। बता दें कि भारत ने इस युद्ध में इजराइल का खुलकर समर्थन किया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि सर्वांगीण उत्कृष्टता के दम पर आज अहमदाबाद में एक शानदार जीत, टीम को बधाई और आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से इजराइल के राजदूत ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है जिससे हर एक भारतीय गदगद हो उठा है, ऐसे में सबसे पहले आप नाओर गिलोन को थैंक यू जरूर कहिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान इजराइल को कभी भी देश मानता ही नहीं है, यहाँ तक कि उसने अपने पासपोर्ट तक पे लिख दिया है कि इजराइल के लिए ये अवेलेबल नहीं है, लागू नहीं है। अब ऐसे में इजरायली राजदूत का पाकिस्तान को ये बयान वाकई में दोस्तों चौंकाने वाला है। एक और खबर की बात करें, जहां भारत 2036 ओलंपिक के लिए पेश करेगा अपनी दावेदारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC सत्र का उद्घाटन समारोह शनिवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपस्थित राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत के सितारों को संबोधित किया। 141वें IOC सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ आयोजित किया जा रहा IOC सत्र हमारे लिए गर्व की बात है। मैं टीम भारत को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूँ। पीएम मोदी के ऐसा कहते ही कन्वेंशन सेंटर में तालियां गूंज उठी। उन्होंने आगे कहा कि स्पोर्ट भारत में हमारे कल्चर और लाइफस्टाइल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आप भारत के गांव में जाएंगे तो देखेंगे बिना खेल के हमारा हर त्योहार अधूरा है। हम भारतीय स्पोर्ट्स लवर ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स को जीने वाले लोग भी हैं। जी हां, पीएम मोदी ने इसके साथ ही पुष्टि कर दिया कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत देश में ओलंपिक के आयोजन को लेकर उत्सुक है। 2036 में ओलंपिक के सफल आयोजन की तैयारी में भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। ऐसे अगर आप भी मानते हैं कि ये हो के ही रहेगा तो कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दे, जहां खंडर घरों और सामान छोड़ गाजा से हजारों का पलायन। इजराइल के इस आदेश के बाद मच गई भगदड़। जी हां, इजराइल की सेना ने कम से कम 10 लाख फलस्तीनियों को उत्तरी गाजा को खाली करके सुदूर दक्षिण की ओर जाने को कहा है, जिसके बाद फलस्तीन के लोगों ने बड़ी संख्या में क्षेत्र से पलायन शुरू कर दिया है। इजराइल की चेतावनी के बीच जर्मनी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। इजराइल की ओर से शुक्रवार को जारी हमलों के बीच लोग कार, ट्रक और खच्चरों पर परिजनों के अलावा जरूरत का कुछ सामान लाद कर दक्षिण में मुख्य सड़कों की तरफ निकल पड़े। फलस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास की मीडिया ने टीम में कहा कि युद्धक विमानों ने दक्षिण की ओर जा रही कारों को निशाना बनाया, जिससे उनमें सवार 70 से अधिक लोग मारे गए। इजराइल की सेना ने कहा कि उनके सैनिकों ने आतंकवादियों के सफाई के लिए गाजा में अस्थायी छापे मारे और लगभग एक सप्ताह पहले इजराइल पर हमास के हमले के बाद अगवा किए गए लगभग 150 लोगों की तलाश की। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, गाजा से भाग रहे फलस्तीनियों को इस मुस्लिम देश ने दे दिया तगड़ा वाला झटका। जी हाँ, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मंगलवार को कहा है कि उनका देश फलस्तीनियों को अपने देश में शरण देने की अनुमति नहीं देगा। शनिवार को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद से इजरायली सेना गाजा पट्टी पर लगातार बम बरसा रही है। अब इजराइल ने गाजा पट्टी में पर्ची गिराकर लोगों से शहर खाली करने की चेतावनी दी। इसके बाद मिस्र की सरकारी एजेंसी के हवाले से लिखा है कि मिस्र के राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा है कि गाजा में इजरायली सेना द्वारा की जा रही लगातार बमबारी से भागने वालों को मिस्र में शरण लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मिस्र के इस फैसले के साथ ही गाजा पट्टी खाली करने वालों के लिए एकमात्र बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां बम की धमकियों के बाद फ्रांस में हाई अलर्ट, लोवर संग्रहालय और वर्साई पैलेस को कराया गया खाली। जी हाँ, पेरिस के लोवर संग्रहालय और वर्साई पैलेस में बम रखने
करने होने की धमकी के बाद शनिवार को आगंतुकों और कर्मचारियों से वहां से हटा दिया गया। एक संदिग्ध चरमपंथी द्वारा स्कूल में की गई घातक चाकूबाजी के बाद सरकार ने फ्रांस को हाई अलर्ट पर रखा है। लोअर संचार सेवा ने कहा है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ और किसी घटना की सूचना नहीं मिली। पेरिस पुलिस ने कहा कि बम की लिखित धमकी मिलने के बाद अधिकारियों ने संग्रहालय की तलाशी ली है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां पर इस यूरोपीय देश में नहीं हुआ चेतावनी का असर, 5 शहरों में इजराइल के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग। दोस्तों ब्रिटेन के कई बड़े शहरों में फलस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग इजराइल का विरोध करते हुए फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले ब्रिटिश पुलिस ने चेतावनी दी थी कि हमास का समर्थन करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन पुलिस की इस चेतावनी के बावजूद ब्रिटेन के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन के लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल, ब्रिस्टल, ग्लासगो और न्यूकैसल जैसे शहरों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे हाथों में प्ले कार्ड थामे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी इजराइल से गाजा में युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं। इन प्ले कार्ड पर स्टॉप बॉम्बिंग ऑन गाजा लिखा हुआ है और ये इजराइल से गाजा के खिलाफ युद्ध रोकने की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां IMF की शर्तों के कारण संकट में पाकिस्तान, रेलवे की आधुनिकीकरण परियोजना, कर्ज के लिए चीन जाएंगे पीएम काकर। जी हां, CPEC के तहत बनने वाली पाकिस्तान की प्रमुख रेलवे आधुनिकीकरण परियोजनाओं में से एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के कारण संकट में है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में शनिवार को यह जानकारी दी गई है। देश के एक प्रमुख अखबार की खबर के मुताबिक मेन लाइन 1 का उद्देश्य कराची से पेशावर तक फैली औपनिवेशिक युग की 1726 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का आधुनिकीकरण करना है, जो IMF की मंजूरी और चीन से 6.67 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए संप्रभु गारंटी प्रदान करने की वित्त मंत्रालय की क्षमता पर निर्भर है। हालांकि परियोजना के बजट में 32% की कटौती की गई है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा 2013 से पाकिस्तान में निर्माणाधीन ढांचे और अन्य परियोजनाओं का एक संग्रह है। जी हाँ, पाकिस्तान को 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज मिला था, जिसने बाद में करीब 1.2 अरब डॉलर की शुरुआती अग्रिम किस्त जारी की थी। कर्ज के बोझ तले दबे देश ने IMF को बाहरी भुगतान के लिए 8 अरब डॉलर का आश्वासन दिया था। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर इजराइल पर पाकिस्तान के आखिर क्यों बदले सुर, क्या सऊदी के रास्ते पर चलने वाला है जिन्ना का देश। बता दें, पाकिस्तान ने इजराइल हमास युद्ध पर असामान्य रूप से नपे तुले शब्दों में प्रतिक्रिया दी है, रिएक्शन दिया है। एशिया के मुस्लिम बहुल देशों में से एक पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि किसी दिन इस्लामाबाद इजराइल के साथ संबंध सामान कर सकता है। पाकिस्तानी सरकार आमतौर पर इजराइल की कठोर आलोचक है, जिसके साथ उसके कोई राजनयिक संबंध नहीं है। पाकिस्तान हर वक्त फलस्तीनी अधिकारों की दुहाई देता रहता है, लेकिन जहां इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों ने स्पष्ट रूप से इजराइल पर संघर्ष को भड़काने का आरोप लगाया है, वहीं पाकिस्तान ने अब तक नरम रुख अपनाया है। जी हां, जैसे ही शनिवार को हमास आतंकवादियों के इजराइल पर हमले की खबर आई, अंतरिम पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने एक्स पर पोस्ट किया कि इस हिंसा से दिल टूट गया है। हम संयम और नागरिकों की सुरक्षा का आग्रह करते हैं। मध्य पूर्व में अस्थायी शांति एक व्यवहार्य सन्निहित संप्रभु फलस्तीन राज्य के साथ 2 राज्य समाधान में निहित है। उदाहरण के लिए, ये रविवार को मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के प्रतिक्रिया वाली ट्वीट की तुलना में काफी हल्का था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि फलस्तीनी लोगों से संबंधित भूमि और संपत्ति की जब्ती जयोनी वादियों द्वारा लगातार की जाती है। इस अन्याय के परिणाम स्वरूप सैकड़ों निर्दोष जिंदगियों को बलिदान दिया गया। जी हाँ, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में अब तक इजराइल विरोधी बड़े प्रदर्शन नहीं हो पाए हैं। माना यह जा रहा है कि बेल आउट पैकेज के लिए फिलहाल नरमी दिखा रहा है पाकिस्तान। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या सऊदी के रास्ते पर चलने वाला है जिन्ना का देश। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां BBC का बड़ा दावा, इजरायली पुलिस ने हमारे पत्रकारों पर हमला किया, घंटों तक बंदूक की नोक पर रखा। जी हां, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी BBC ने आरोप लगाया है कि इजरायली पुलिस ने रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों पर हमला किया। BBC का आरोप है कि इजरायली पुलिस ने BBC पत्रकारों को घंटों बंदूक की नोक पर रखा। BBC ने शुक्रवार को कहा कि हमास के साथ इजराइल के युद्ध को कवर करने वाले उसके पत्रकारों के एक समूह को राजधानी तेल अवीव में इजरायली पुलिस ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उन पर हमला किया। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस की हुई शुरुआत। PM मोदी ने कहा दोनों देशों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी। जी हां, भारत के नागपत्तिनम से श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस यानी नौका सेवा की कल शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी और व्यापार को गति मिलेगी और लंबे समय से कायम रिश्ते मजबूत होंगे। PM मोदी ने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे
सिंघे की हाल की यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी के लिए एक दृष्टिपत्र संयुक्त रूप से स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी साझेदारी की मुख्य थीम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महान कवि सुब्रमण्यम भारती ने अपने गीत सिंधु नदियन मिसाई में हमारे दोनों देशों यानी भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले एक पुल के बारे में बात की थी। ये नौका सेवा उन सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को जीवंत बनाती है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी आगे और बड़ी बातें कही। दोस्तों साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई क्या लड़ पाएगी चुनाव, आखिर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया इमरान खान को लेकर बता दें। तोशाखाना भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी का चुनाव लड़ पाने को लेकर पहले से ही आशंका जाहिर की जा रही है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर चुनाव लड़ने से बैन लगाने की बातें भी सामने आती रही हैं। पाकिस्तान में 2024 में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के चुनाव लड़ सकने की संभावनाओं पर पूरे पाकिस्तान की निगाह है। इस बीच पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर सरकार की मंशा को जाहिर कर दिया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग में पंजीकृत सभी राजनीतिक दल आगामी चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। काकड़ का बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। पीटीआई प्रमुख इमरान खान जेल में हैं और विशेषज्ञ उनकी पार्टी और प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका जता रहे हैं। काकर ने शुक्रवार को पेशावर में मीडिया से कहा कि उनकी सरकार पाकिस्तान चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव में भाग लेने से रोकने के पक्ष में नहीं है। अनवारुल हक कक्कड़ के बयान से साफ है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई भी आम चुनाव में भागीदारी कर सकेगी, मगर इमरान खान के चुनाव लड़ सकने पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फिलहाल इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। ऐसे में वो तब तक चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक कि उच्च अदालत उनकी सजा पर रोक नहीं लगा देती है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां गाजा में घुस गई तो गई इजरायली सेना, मगर आगे क्या? अमेरिका ने कहा बेंजामिन नेतन्याहू के पास कोई प्लान ही नहीं। जी हां, हमास के खिलाफ जारी युद्ध में इजराइल की सेना गाजा पट्टी में तो घुस चुकी है, लेकिन अब आगे क्या करेगी इसके बारे में कोई प्लान ही तैयार नहीं है, ऐसा दोस्तों अमेरिका का कहना है। इजरायली सेना ने कहा कि पहली बार उसके पैदल सैनिकों ने गाजा के भीतर घुसकर छापेमारी की है। इस आक्रामकता को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है। यूएस की ओर से कहा गया है कि इजरायली सरकार किसी भी समय होने वाले बड़े आक्रमण के नतीजों के लिए तैयार नहीं है। मालूम हो कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को बिना शर्त समर्थन देने का वादा किया हुआ है। जानकारों के मुताबिक व्हाइट हाउस को डर है कि इजरायल के पास इसका कोई प्लान नहीं है कि गाजा में घुसकर आक्रमण के बाद आगे क्या होगा। इसीलिए इजरायलियों को हमास को खत्म करने के मौजूदा टारगेट से परे भी सोचना चाहिए। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां सिंगापुर के स्पीकर ने कहा आतंकवाद के खिलाफ साथ आना जरूरी है। पीएम मोदी की नीतियां हमेशा जन केंद्रित होती है, इसीलिए उनके साथ आना हमारा बेहद जरूरी है। जी हाँ, शुक्रवार को नई दिल्ली में P20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर बात की। सिंगापुर की संसद के स्पीकर सिया कियान पेंग ने भी पीएम मोदी का समर्थन किया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को साथ आने की आवश्यकता है। सिया कियान पेंग ने कहा कि मुझे लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें साथ आने की आवश्यकता है। भारत और सिंगापुर इसके खिलाफ एकजुट हैं। जरूरत है कि हम कोई भी ऐसा मौका ना दें जिससे आतंकी घटना घटे। सभी सरकारों को ऐसा करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि पीएम मोदी की नीतियां जन केंद्रित होती है। सिंगापुर के स्पीकर ने क्राफ्ट बाजार का भी दौरा किया। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 2 विशेष उड़ानों की घोषणा। दूतावास ने कर दी ये बड़ी अपील। दरअसल इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध को 1 सप्ताह का समय बीत चुका है। इस बीच 2 दिनों के भीतर भारत ने अपने 400 से अधिक नागरिकों को युद्धग्रस्त देश से बाहर निकाला है। वहीं तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने शनिवार को 2 विशेष उड़ानों की घोषणा की है। संघर्ष के बीच देश छोड़ने के इच्छुक भारतीयों को सुविधा हो सके, ये विशेष उड़ानें 12 अक्टूबर को लॉन्च किए गए ऑपरेशन अजय का हिस्सा है। ये अभियान उन भारतीय नागरिकों को वापसी की सुविधा प्रदान कर रहा है जो 7 अक्टूबर को गाजा से हमास आतंकवादियों की ओर से इजरायली शहरों पर किए गए हमलों के बाद घर लौटना चाहते हैं। पहली उड़ान के स्थानीय समय के अनुसार शाम 5 बजे रवाना होने की उम्मीद है और इसमें 230 यात्री सवार हो सकते हैं। दूसरी उड़ान स्थानीय समय के अनुसार रात 11 बजे निर्धारित है और इसमें 330 यात्री सवार हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, भारत के जीत के बाद सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर को दिया मुंह तोड़ जवाब। कहा सब कुछ ठंडा रखा। माय फ्रेंड, आपका एडवाइस फॉलो किया और सब कुछ ठंडा रखा। बता दें, भारतीय टीम ने पाकिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप 2023 में करारी शिकस्त दी। इस हार के बाद पाकिस्तान की टीम का सोशल मीडिया पर काफी मजाक भी बन रहा है, जहां भारत के पूर्व गेंदबाज इरफान पठान और
और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के मजे लिए थे, वहीं अब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज को उनके एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए करारा जवाब दिया। दरअसल शोएब अख्तर ने 13 अक्टूबर को एक एक्स पर पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट करने की एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि कल अगर ऐसा कुछ करना है तो ठंड रख। अब उसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए सचिन तेंदुलकर ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर को करारा जवाब दिया है। सचिन के जवाब की फोटो काफी वायरल हो रही है। सचिन तेंदुलकर ने जवाब देते हुए कहा, माय फ्रेंड, आपका एडवाइस फॉलो किया और सब कुछ बिल्कुल ठंडा रखा। सचिन का ये रिप्लाई सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी देखने पहुंचे थे भारत पाकिस्तान का ये मुकाबला। टीम इंडिया को चीयर करते नजर आए अमित शाह जी। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी और पोती भी मौजूद थी। साथ ही साथ जो इस वीडियो को, जो इस खबर को देख रहे हैं, उनमें से कितने लोगों ने कल इस इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चाहे 2 मिनट के लिए ही देखा हो, बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां कांग्रेस का बहुत बड़ा आरोप, शहीद होने वाले अग्निवीर को सैन्य सम्मान के साथ नहीं दी गई अंतिम विदाई। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल के मनकोट इलाके में एलओसी के पास ड्यूटी के दौरान अग्निवीर अमृतपाल सिंह की मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को नियंत्रण रेखा के पास सैनिक की गोली लगने से मौत हो गई है। अमृतपाल सिंह की उम्र महज 20 साल थी। अब अमृतपाल सिंह की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अमृतपाल का शुक्रवार को गांव कोटली कला में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनका पार्थिव शरीर एक आर्मी हमलावर और 2 जवान लेकर आए। इसके अलावा आर्मी की कोई यूनिट तक नहीं आई। कांग्रेस ने अमृतपाल सिंह के अंतिम संस्कार का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि पंजाब के रहने वाले अमृतपाल सिंह अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हुए। वो कश्मीर में तैनात थे। 10 अक्टूबर को गोली लगने से वे शहीद हो गए। दुखद ये है कि देश के लिए शहीद होने वाले अमृतपाल जी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी नहीं दी गई। बहरहाल दोस्तों, इस पर अब आपका क्या टेक होने वाला है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है। कांग्रेस का ये ट्वीट भी आप देख ही पा रहे होंगे। चलते अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले किया कुछ ऐसा कि हैरान हुए लोग, बोले यकीन नहीं होता। जी हाँ, लोकसभा इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गीतकार बन गए हैं। जी हाँ, उन्होंने प्लेबैक सिंगर ध्वनि भानुशाली के नवरात्रि स्पेशल नए गाने के बोल लिखकर इस विधा में डेब्यू कर लिया है। उन्होंने ये गाना तनिष्क बागची कंपोजिशन के लिए लिखा है। शनिवार को ये गाना रिलीज हुआ, जिसे देखने के बाद कई लोग पीएम मोदी को अपना प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं। गाने के सिंगर ध्वनि भानुशाली ने सोशल मीडिया पर गर्व टाइटल वाला ये गाना शेयर किया। ध्वनि ने गाना शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा है कि डियर नरेंद्र मोदी जी, तनिष्क बागची और मुझे आपके द्वारा लिखा गया गरबा सॉन्ग काफी पसंद आया। हम फ्रेश रिदम, कंपोजिशन और फ्लेवर के साथ गाना बनाना चाहते हैं। जेजस्ट म्यूजिक ने हमें इस गीत को जीवंत बनाने में मदद किया। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने ध्वनि भानुशाली को कोट करते हुए जवाब में लिखा है कि गरबा की मनमोहक प्रस्तुति के लिए आपका शुक्रिया। ध्वनि, विनोद भानुशाली, तनिष्क बागची और जेजस्ट म्यूजिक की पूरी टीम, जो मैंने सालों पहले लिखा था, कई यादें ताजी करती है। ऐसे में दोस्तों, कांग्रेचुलेशन मोदी जी का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। बहरहाल ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और